Good morning, students. This is Ravi Kumar Rai, and I am the teacher of English. And आप सभी का इस YouTube चैनल पर जो है स्वागत है। बहुत सारे बच्चों ने जो है कमेंट किया हुआ था कि सर कॉम्पिटिटिव इंग्लिश को जो है आप जल्द से जल्द शुरू कीजिए, इसलिए मैंने सोचा कि कॉम्पिटिटिव इंग्लिश को अब स्टार्ट कर ही देना चाहिए। तो आज आप लोगों के कॉम्पिटिटिव का जो है पहला वीडियो होगा और मैं उम्मीद करता हूं कि ये वीडियो उन सारे बच्चों के लिए काफ़ी बेनिफिशियल रहेगा जो बच्चे कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स आर प्रिपेयरिंग फॉर डिफरेंट टाइप ऑफ कॉम्पिटिटिव एग्जाम। उन सारे बच्चों के लिए बहुत ज़्यादा फ्रूटफुल होने वाला है। तो आइए इस क्लास की हम लोग क्या करते हैं, शुरुआत करते हैं। मैं ये भी उम्मीद करता हूँ कि ये क्लास आप लोग के लिए काफ़ी फ़ायदेमंद होगा, काफ़ी जो है आप लोग के लिए फ्रूटफुल होगा। ये दरअसल आपका बेसिक क्लास है और यहाँ से हम शुरू कर रहे हैं। देखिए, अगर मान लीजिए आपसे अगर कोई पूछे कि आप दरअसल बताइए कि लैंग्वेज क्या चीज़ होता है, क्या लैंग्वेज के बारे में आपको जानकारी है, तो देखिए यदि लैंग्वेज की बात करते हैं तो यहाँ लिखा हुआ कि लैंग्वेज इज द मीडियम ऑफ कम्युनिकेशन। इस बात को ध्यान में रखना है कि यदि हम लैंग्वेज की बात करते हैं तो ये मीडियम ऑफ कम्युनिकेशन है। माने हम एक दूसरे से यदि हम बात करते हैं तो हमारे अगर भाषा नहीं होती तो हम एक दूसरे से बातचीत नहीं कर सकते, इसलिए इसे क्या कहा जाता है, मीडियम ऑफ कम्युनिकेशन कहा जाता है। माने बातचीत करने का एक क्या है, माध्यम है। तो आपसे अगर कोई पूछे तो आप दरअसल बताएंगे कि लैंग्वेज इज द मीडियम ऑफ कम्युनिकेशन। लैंग्वेज दरअसल बातचीत करने का एक जरिया है, लैंग्वेज दरअसल बातचीत करने का एक माध्यम है। आगे यदि हम बढ़ें तो आप देख सकते हैं यहाँ लिखा हुआ व्हाट इज इंग्लिश। तो अगर आपसे कोई पूछे कि इंग्लिश क्या है तो यहाँ लिखा है कि इंग्लिश इज द मिक्सचर ऑफ एवरी लैंग्वेज। यदि हम इंग्लिश की बात करते हैं तो इंग्लिश दरअसल प्रत्येक भाषा का क्या है, मिश्रण। जैसे बहुत सारी भाषाएं बोली जाती है, मेनी लैंग्वेजेस आर स्पोकन इन ऑल ओवर वर्ल्ड। अब इसमें बहुत सारी जो भाषाएं हैं वे दरअसल क्या हो जाती है, बोली जाती है, उसमें से क्या है, इंग्लिश भी। तो इंग्लिश की यदि हम बात करते हैं तो इंग्लिश दरअसल उन सारी भाषाओं का क्या है, दरअसल मिश्रण है, जिसको हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं, मिक्सचर बोलते हैं। माने बहुत सारे उसमें से वर्ड, बहुत सारे लेटर जो हैं आपको इंग्लिश में जो है देखने को मिलेंगे, इसलिए इसे क्या कहा गया कि इंग्लिश इज द मिक्सचर ऑफ एवरी लैंग्वेज। यदि हम इंग्लिश की बात करते हैं तो एंड इट इज़ द मिक्सचर ऑफ एवरी लैंग्वेज, ये प्रत्येक भाषा का क्या है, मिश्रण है। अगला जो पॉइंट है ये आप देख सकते हैं, जैसे अगर मान लीजिए आपसे पूछा जाए कि ग्रामर क्या है, तो यहाँ लिखा हुआ कि ग्रामर इज रूल या लॉ, रिटेन या अनरिटेन, रिटेन या अनरिटेन, which determines the organization of sentences and various parts of speech। उसे हम लोग दरअसल क्या कहते हैं, ग्रामर कहते हैं। यदि हम ग्रामर की बात करते हैं तो आपको पता है कि एक रूल है, लॉ है, रिटेन या अनरिटेन तरीके से, लिखित या अलिखित तरीके से, जो क्या बताता है, द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ सेंटेंसेस को बताता है। जैसे मान लीजिए अगर आप किसी सेंटेंस की अगर आप बात करते हैं तो किसी भी सेंटेंस के लिए तीन पिलर होते हैं, एक सब्जेक्ट होता है, एक वर्ब होता है और फाइनली ऑब्जेक्ट या क्या होता है, कॉम्प्लीमेंट होता है। तो अगर मैं आपसे कहूं कि सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट और क्या है, कॉम्प्लीमेंट है, ठीक है ना, तो इसके बिना आप किसी सेंटेंस का फॉर्मेशन आप नहीं कर सकते। तो अगर मैं आपसे कहूं कि ये बताइए ग्रामर के रूल को फॉलो करते हैं या नहीं, तो ये दरअसल ग्रामर के रूल को क्या करते हैं, फॉलो करते हैं। मतलब किसी भी सेंटेंस को यदि बनाना है तो उसके लिए हमने क्या बताया बच्चों, सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट और क्या होना चाहिए, कॉम्प्लीमेंट का होना जो है बड़ा जरूरी है। इसके बिना आप किसी सेंटेंस को है नहीं बना सकते। जैसे मान लीजिए हमने यहाँ लिखा कि सीता इज अ वेरी ब्यूटीफुल गर्ल, तो आप दरअसल ध्यान देना है, इसमें यदि हम बातें करते हैं तो सीता क्या है, सब्जेक्ट है, ये वर्ब है और इस पार्ट का नाम क्या रखेंगे आप, कॉम्प्लीमेंट रखेंगे। क्या नाम रखेंगे, कॉम्प्लीमेंट। तो यदि हमने क्या कहा, यदि किसी भी सेंटेंस की यदि बात करते हैं
तो वह दरअसल ग्रामर के जो रूल्स एंड रेगुलेशन उसको वो क्या करता है, फॉलो करता है। बिना रूल्स एंड रेगुलेशन को फॉलो करना किए बिना सेंटेंस का फॉर्मेशन नहीं हो सकता। इसलिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ सेंटेंसेस एंड वेरियस पार्ट्स ऑफ स्पीच यहाँ पर लिखा हुआ है। तो इसे हम लोग क्या कहते हैं बच्चों, इसी को हम लोग दरअसल ग्रामर कहते हैं। जैसे एक और सेंटेंस हमने लिया, जैसे हमने कहा कि आई किल्ड मेनी डियर। देखिए बड़ा प्यारा सा सेंटेंस है। इसमें आई क्या हो गया, आपका सब्जेक्ट हो गया बच्चों, और किल्ड की अगर बात करते हैं तो V2 है, और ये क्या है, ऑब्जेक्ट है। तो ये दरअसल क्या हो गया, सब्जेक्ट V2 और क्या है, ये दरअसल आपका ऑब्जेक्ट। तो ये ग्रामर के नियम को क्या करते हैं, ये दरअसल फॉलो करते हैं। इसलिए यहाँ पर लिखा हुआ है कि द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ सेंटेंसेस। तो वेदर यू वांट टू टॉक अबाउट द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ सेंटेंसेस, जहाँ आप ऑर्गेनाइजेशन ऑफ सेंटेंसेस की बात करते हैं वह दरअसल क्या होता है, दैट इज नॉन एज ग्रामर। उसी को हम लोग क्या कहेंगे, ग्रामर कहेंगे। ठीक है ना, आगे चलिए। अगला जो पॉइंट है बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसे भी बच्चों आप देख सकते हैं। उसने पूछा कि भाई लेटर के बारे में आप दरअसल बताइए कि लेटर क्या होता है। देखिए कितना प्यारा लिखा हुआ है कि द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ एनी लैंग्वेज इज कॉल्ड लेटर। देखिए जितनी भी लैंग्वेज बोली जाती है, जैसे मान लीजिए कि आप हिंदी की ही बात करते हैं, या मान लीजिए कि आप इंग्लिश की बात करते हैं, तो ये सारे लैंग्वेज क्या होते हैं, बोले जाते हैं। लेकिन हर लैंग्वेज की अपनी क्या होती है, एक छोटी इकाई होती है, जिसको दरअसल हम स्मॉलेस्ट यूनिट कहते हैं। तो यदि हम स्मॉलेस्ट यूनिट की बात करते हैं, इफ आई वांट टू टॉक अबाउट ए स्मॉलेस्ट यूनिट, जैसे मान लीजिए आप हिंदी की बात कर रहे हैं बच्चों, तो हिंदी में का सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट क्या होता है, क होता है। और बचपन में भी आपको पढ़ाया गया क से क्या होती है, क से कबूतर, है ना, पढ़ाया गया ना। तो क क्या होती है, उसकी स्मॉलेस्ट यूनिट होती है। उसी प्रकार से क्या होती है, अगर हम मान लीजिए इंग्लिश की बात करते हैं, तो इंग्लिश में हम कहाँ से शुरुआत करते हैं बच्चे, ए से शुरुआत करते हैं। ये जो है यही क्या है, दरअसल इंग्लिश की सबसे क्या है, स्मॉलेस्ट यूनिट। और स्मॉलेस्ट यूनिट को हम लोग क्या कहते हैं, इसी को हम लोग क्या कहेंगे बच्चों, लेटर कहेंगे। उसी प्रकार से अगर हिंदी की बात करते हैं, तो हिंदी में क्या लिखते हैं हम लोग, क लिखते हैं। तो ये भी हिंदी की क्या है, स्मॉलेस्ट यूनिट। दिस इज द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ हिंदी, इसलिए इसे भी हम लोग क्या कहेंगे, लेटर कहेंगे। तो बातें क्लियर हो पा रही है बच्चों, आप लोग अच्छी तरीके से समझ पा रहे हैं। चलिए अच्छी बात। तो क्या बोलना होगा, द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ एनी लैंग्वेज इज कॉल्ड लेटर। जैसे मान लीजिए ए की बात करें, लेटर है, बी की बात करें और सी की बात करें, ये सब क्या होते हैं, लेटर होते हैं। जैसे यहाँ भी आप देख सकते हैं बच्चे, अगर मान लीजिए कि आप ए की बातें करते हैं तो ये दरअसल क्या है, आपका लेटर है। यदि आप बी की बातें करते हैं तो लेटर है। सी, इसी प्रकार से जेड तक कितने लेटर्स होते हैं प्यारे, 26 लेटर्स हैं। कितने लेटर्स हैं, 26 लेटर। तो अगर आप प्रत्येक की बात करते हैं उसे दरअसल हम लोग क्या कहेंगे, लेटर कहेंगे। जैसे मान लीजिए ए से लेकर जेड तक को हमने क्या कहा प्यारे, इसे दरअसल हम लोगों ने लेटर्स कहा। ठीक है ना। तो प्रत्येक की अगर हम बात करेंगे तो क्या होगा, लेटर होगा। लेकिन पूरे की अगर हम बात करेंगे तो लेटर नहीं होता है, क्या होता है प्यारे, वह दरअसल आपका अल्फाबेट होता है। उसे क्या कहेंगे, अल्फाबेट कहेंगे। ये बातें आप लोगों को अच्छी तरीके से समझ में आ रही होगी। अगले पॉइंट के तरफ बढ़ें। जैसे अल्फाबेट की यदि हम बात करें कि अल्फाबेट हम किसे कहेंगे, तो ग्रुप ऑफ लेटर इज कॉल्ड अल्फाबेट। लेटर का जो समूह होता है, जो ग्रुप होता है, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, अल्फाबेट कहते हैं। जैसे अभी आपको हमने बताया 26 लेटर्स होते हैं, सही या गलत, तो आपने कहा कि सर होते हैं। तो अभी हमने कहा कि अगर प्रत्येक की बात होगी तो उसे दरअसल हम लोग क्या कहते हैं प्यारे, उसे दरअसल हम लोग लेटर कहते हैं। अगर मान लीजिए ए टू जेड ये टोटल की अगर हम बात करेंगे तो उसे हम लोग क्या कहेंगे, उसी को हम लोग अल्फाबेट के नाम से जानते हैं। तो इसलिए ये अब आपको समझ में आया होगा कि जहाँ ग्रुप ऑफ लेटर्स की बात होगी उसे दरअसल हम लोग क्या कहते हैं, दैट इज नॉन एज अल्फाबेट।
उसी को हम लोग क्या कहेंगे, अल्फ़ाबेट हम लोग कहेंगे। देखिए अगले पॉइंट के तरफ में यदि हम बढ़ें, जैसे वर्ड की अगर हम बात करते हैं कि वर्ड को आप कैसे डिफाइन कर सकते हैं, तो यहाँ लिखा हुआ कि ग्रुप ऑफ लेटर इज कॉल्ड वर्ड विच हैज इट्स ओन मीनिंग। तो देखिए अगर हम वर्ड की बात करते हैं तो इसके लिए दो चीज़ें बड़ा इम्पॉर्टेंट। एक क्या होना चाहिए, ग्रुप ऑफ लेटर्स होना चाहिए, मतलब अक्षरों का जो है समूह आपका होना चाहिए। और दूसरी बात क्या वो कहता है वर्ड में कि इसका अपना कोई मतलब निकलना चाहिए। अगर मतलब निकल गया तो उसे हम लोग क्या कहेंगे प्यारे, वर्ड कहेंगे। अगर मतलब नहीं निकला तो उसे हम लोग वर्ड नहीं कह सकते। जैसे आप देख लीजिए, हमने एक वर्ड लिखा मैंगो, इसमें आप देख रहे हैं ये भी लेटर है, ये भी लेटर है, ये सारे क्या है प्यारे लेटर, और इसका अपना क्या निकल रहा है, मीनिंग भी निकल रहा है। इसलिए अगर मैं आपसे पूछूं कि क्या आप इसे वर्ड कहेंगे तो इसे वर्ड कहा जा सकता है। इसलिए ऊपर क्या लिखा हुआ है कि ग्रुप ऑफ लेटर्स इज कॉल्ड वर्ड विच हैज इट्स ओन मीनिंग, जिसका अपना कोई मतलब होता है उसे हम लोग क्या कह सकते हैं, वर्ड कह सकते हैं। जैसे मान लीजिए यहाँ हमने लिखा TAX, टैक्स। टैक्स का मतलब आपको पता है कि कर हुआ, ये दरअसल आपका क्या है प्यारे, वर्ड है। और इसी को अगर हम लिख दें XAT, ये आपका वर्ड नहीं है, क्योंकि इसका अपना कोई क्या है इसका अपना कोई मतलब नहीं है, मीनिंग नहीं। तो जिसका अपना मतलब हो वो क्या हो सकता है, वर्ड हो सकता है। सिर्फ अगर आपसे ये कह दिया जाए कि सिर्फ लेटर का समूह अगर हो जाए तो उसी को हम लोग वर्ड कहेंगे, तो दरअसल इट विल बी रॉन्ग, ये दरअसल आपका गलत हो जाएगा। इसके साथ साथ में क्या होना चाहिए, उसका मतलब भी निकलना चाहिए, उसी को हम लोग क्या कह सकते हैं, उसे दरअसल हम लोग वर्ड कह सकते हैं। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि ये चीज़ें आपको समझ में आ रही होगी। समझ पा रहे हैं सब, कोई दिक्कत तो नहीं हो पा रही है, कोई दिक्कत नहीं होगी। अगले पॉइंट के तरफ हम बढ़ें। देखिए उसने कहा सेंटेंस, तो सेंटेंस में क्या कहा, ग्रुप ऑफ वर्ड इज कॉल्ड सेंटेंस विच हैज इट्स ओन मीनिंग। इसमें देखिए सेंटेंस की अगर आप बात करते हैं, इसे दरअसल हमें समझने की सख्त आवश्यकता है। इसमें क्या होता है कि ग्रुप ऑफ वर्ड्स होता है। ग्रुप ऑफ वर्ड्स का मतलब हुआ कि शब्दों का क्या होना चाहिए, इसमें दरअसल समूह होता है, शब्दों का समूह होता है, और इसका अपना कोई मतलब निकलना चाहिए। अभी नहीं कि शब्दों का क्या हो जाए, समूह हो जाए और इसका अपना कोई मतलब ना निकले, तो उसे दरअसल हम लोग सेंटेंस जो है नहीं कह सकते। जैसे हमने एग्जाम्पल के रूप में लिखा प्यारे, देखिए हमने क्या लिखा कि इंडिया इज द बेस्ट कंट्री। आप दरअसल इसे ध्यान से देखें, इंडिया क्या है, वर्ड है, ये सब क्या है, वर्ड। तो ये सारे जो वर्ड मिले तो क्या बन गया, ये सेंटेंस बना, और इसका क्या है, अपना मीनिंग है। मीनिंग का मतलब क्या होता है इसका अपना कोई मतलब निकलता है। अगर मैं आपसे पूछूं कि इंडिया इज़ द बेस्ट कंट्री का मतलब क्या है, तो आप कहेंगे कि सर भारत जो है सबसे अच्छा है। तो कहने का मतलब इसे हम लोग क्या कह सकते हैं, सेंटेंस कह सकते हैं। सिर्फ शब्दों का समूह हो जाने से सेंटेंस नहीं बन सकता, बल्कि उसका अपना कोई मतलब भी निकलना चाहिए, तभी जाकर हम उसे क्या कह सकते हैं, सेंटेंस कह सकते हैं। अगर उसका कोई मतलब नहीं निकलता है बच्चों, तो उसे दरअसल हम लोग सेंटेंस नहीं कहेंगे। आगे यदि हम बढ़ें तो देख सकते हैं सब्जेक्ट की बात करता है, तो कह रहा है कि वेन वी से समथिंग अबाउट एनी पर्सन और थिंग इज कॉल्ड सब्जेक्ट। तो देखिए सब्जेक्ट में दो बातें याद रख लेना है। जब हम किसी पर्सन के बारे में क्या करते हैं, हम लोग बातें करते हैं, तो उसे दरअसल हम लोग क्या कह सकते हैं, सब्जेक्ट कह सकते हैं। और जब किसी थिंग के बारे में हम क्या करते हैं, बातें करते हैं, तो उसे हम लोग क्या कह सकते हैं प्यारे, उसी को हम लोग सब्जेक्ट कह सकते हैं। अच्छा एक बात आप मुझे बताइए कि अगर किसी पर्सन के बारे में यदि आप बात करिएगा तो उसके बारे में आप दो ही बातें कर सकते हैं, या तो आप उसके बारे में अच्छा बात कर सकते हैं, या तो उसके बारे में आप बुरा बात कर सकते हैं। द सेम सिचुएशन हैपेंस। अगर मान लीजिए कोई थिंग है, उसके बारे में यदि आप बात करना चाहते हैं तो उसके बारे में भी दो ही बातें कर सकते हैं, या तो आप उसके बारे में अच्छा बातें करेंगे, या तो उसके बारे में आप बुरा बातें करेंगे।
जैसे मेरे हाथ में क्या है, मार्कर है, दिस इज अ मार्कर। तो दिस इज अ टाइप ऑफ थिंग, ये क्या है, एक थिंग। यदि इसके बारे में यदि आपको बात करना है तो दो ही बातें कर सकते हैं, या तो आप अच्छी बातें कर सकते हैं या तो इसके बारे में आप बुरी बातें कर सकते हैं। इसलिए हमने क्या लिखा बच्चों, व्हेन वी से समथिंग अबाउट एनी पर्सन और थिंग इज कॉल्ड सब्जेक्ट। जैसे एग्जाम्पल की अगर हम बातें करें तो आप यहाँ देख सकते हैं, हमने लिखा कि राम इज द बेस्ट बॉय ऑफ हिज क्लास। बड़ा इंपॉर्टेंट सेंटेंस है, बेस्ट बॉय ऑफ हिज क्लास लिख दिया हमने। तो यदि मैं बातें करूं राम क्या है, तो ये दरअसल आपका पर्सन। अगर मैं आपसे बातें करूं ये किसके बारे में बातें हो रही है, तो ये दरअसल राम के बारे में क्या हो रही है, बातें हो रही। ये राम क्या है, ये पर्सन है और इसी के बारे में हम क्या कर रहे हैं, दरअसल हम लोग बातें कर रहे हैं। इसलिए क्या हो जाएगा, ये कायदे से आपका क्या हो जाएगा प्यारे, सब्जेक्ट हो जाएगा। इसी प्रकार से एक दूसरा एग्जाम्पल मैं ले लूं, उसे भी दरअसल आप समझ सकते हैं। जैसे हमने यहाँ कहा बच्चे कि द फैन इज न्यू, हमने बड़े प्यार से यहाँ क्या कर दिया, लिख दिया, लिखा। तो फैन की अगर आप बात करते हैं तो ये दरअसल क्या है, थिंग है, और इसी के बारे में हम बात कर सकते हैं तो ये दरअसल क्या होता है, सब्जेक्ट होता है। इसलिए हमने क्या कहा कि व्हेन वी से समथिंग अबाउट एनी पर्सन या थिंग, जब किसी पर्सन और थिंग के बारे में बात करते हैं उसे दरअसल हम लोग क्या कहते हैं, उसी को सब्जेक्ट कहते हैं। देखो ये बच्चों, यहाँ एक पॉइंट आपका और बनता है, आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि प्यारे दरअसल बताइए आप कि सब्जेक्ट आपका क्या क्या हो सकता है। तो बेसिकली आप दो बातें याद रखें, कोई नाउन आपका क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट हो जाएगा, और सेकंड क्या है कि आपका प्रोनाउन क्या हो जाता है, ये दरअसल आपका सब्जेक्ट होता है। इसे ध्यान में रखना है। नाउन की अगर आप बातें करें तो नाउन तो आप समझ ही रहे हैं कि दुनिया में जितने भी व्यक्ति हैं, हर व्यक्ति के वस्तु का जो नाम होता है उसी को हम लोग क्या कहते हैं, नाउन कहते हैं। तो नाउन हमारा क्या बन जाएगा बच्चों, दरअसल ये आप हमारा सब्जेक्ट बन जाएगा। और नाउन के बदले में हम जिस शब्द का प्रयोग करते हैं, है ना, उसे दरअसल हम लोग क्या कहते हैं, उसे दरअसल प्रोनाउन कहते हैं। तो सब्जेक्ट हमारा दोनों हो सकता है, या तो कोई नाउन हमारा सब्जेक्ट होगा या तो कोई हमारा प्रोनाउन क्या होगा, सब्जेक्ट होगा। जैसे आप इसी में देखिए, राम की अगर बात करते हैं तो ये दरअसल क्या है प्यारे, ये दरअसल नाउन है, लेकिन है क्या, ये दरअसल आपका सब्जेक्ट। अच्छा मान लीजिए इसी सेंटेंस को देखो बच्चों, इसी को अगर मैं लिख दूं, जैसे हमने लिखा कि ही इज द बेस्ट बॉय ऑफ हिज क्लास, हमने यहाँ लिख दिया। और देखो इसे आप समझने की कोशिश करो प्यारे, बड़ा इंपॉर्टेंट सेंटेंस। ही की अगर हम बात करते हैं तो ये क्या है प्यारे, ये दरअसल हमारा प्रोनाउन है। तो अगर मैं पूछूं कि इसमें ही का प्रयोग किसके लिए हुआ है, तो आप थोड़ी देर के बाद में ही कहेंगे कि सर ही का जो प्रयोग आपने किया इस राम के लिए, इस नाउन के लिए आपने ही का प्रयोग किया, इसलिए दरअसल क्या है, प्रोनाउन है। और यदि हम इसकी पोजीशन की यदि बातें करते हैं कि ये दरअसल किसके पोजीशन पर है, तो ये दरअसल सब्जेक्ट के पोजीशन पर। तो ये बातें आपको क्लियर हो गई कि आज के बाद से अगर कोई पूछे कि सब्जेक्ट हमारा क्या क्या हो सकता है, तो आप कहिएगा कि कोई नाउन हमारा क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट हो जाएगा, या आप कहिएगा कि कोई प्रोनाउन हमारा क्या हो जाएगा, दरअसल हमारा सब्जेक्ट हो जाएगा। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि ये चीज़ें आपको अच्छी तरीके से समझ में आ रही होगी। इसका आनंद आप लोग उठा रहे हैं बच्चे, आप लोग इसी तरीके से आनंद उठाते रहिए और मेरे हौसले को आप लोग बुलंद बनाते रहिए, क्योंकि ये आपका पहला क्लास है, बेसिक क्लास। मैं सारी चीज़ें यहाँ पर लेकर आऊँगा। आपसे मैंने जो प्रॉमिस किया है, आपसे हमने जो वादा किया है, उन सारे वादे को मैं क्या करूँगा, पूरा करूँगा। तो इसलिए आप लोग एक एक चीज़ को बेहतर तरीके से समझते हुए चले। सारे PY क्वेश्चन भी लेकर आऊँगा जो आपके कॉम्पिटिटिव में पूछे जाते हैं, और उन सारे क्वेश्चन को सॉल्व करने का क्या अप्रोच होगा, इस पर भी हम लोग क्या करेंगे, बातें करेंगे आगे। दरअसल आप देख सकते हैं, जैसे यहाँ देखिए सब्जेक्ट की बात करें, सब्जेक्ट को एक और तरीके से डिफाइन कर सकते हैं। एक सेकेंड, देखिए वो तरीका क्या है। अगर मान लीजिए कि आपसे कहा जाए कि डूअर ऑफ द जो एक्शन होता है,
उसे भी दरअसल हम लोग क्या कहते हैं प्यारे, सब्जेक्ट कहते हैं। डूअर ऑफ द एक्शन का मतलब हुआ किसी काम को करने वाला, उसे दरअसल हम क्या कह सकते हैं, सब्जेक्ट कहेंगे। अब आप कहेंगे कि सर किसी काम को करने वाला बेचारा कैसे सब्जेक्ट हो सकता है? तो देखिए यहाँ हमने लिखा कि राम स्पीक्स इंग्लिश। अब जरा ध्यान से इसे समझिएगा। तो इस सेंटेंस में यदि हम बात करें तो राम के बारे में हम बातें नहीं कर रहे, बल्कि राम इसमें कुछ कर रहा है। तो राम क्या कर रहा है, तो बोलने का काम कर रहा है। इसी को हम लोग क्या कहते हैं, डूअर ऑफ द एक्शन। एक्शन का मतलब तो आप समझ ही रहे हैं, ग्रामर में एक्शन का मतलब राइट, प्ले, दिस आर नॉन एज एक्शन, ये एक्शन वर्ड है ना। तो इस बात को याद रखिए कि जो एक्शन को करने वाला होता है वह भी हमारा क्या होता है, सब्जेक्ट होता है। इसलिए राम क्या हो गया हमारा, दरअसल इसमें हमारा सब्जेक्ट हो गया। तो मैं उम्मीद करता हूँ ये चीज़ें आप सभी को काफ़ी पसंद आ रही होगी, आप सभी को काफ़ी अच्छी तरीके से समझ में आ रही होगी। बोलिए आप सभी को कोई दिक्कत है, कोई परेशानी है? तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों की कोई परेशानी नहीं होगी। इसको आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, जो बच्चे इच्छुक हैं वह दरअसल स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे। आगे मैं प्रोसीड करता हूँ, आगे मैं इस टॉपिक को आगे बढ़ाता हूँ। जैसे वर्ब की बात करते हैं, इट इज अ वर्ड दैट रेफर्स टू एन एक्शन, पोजीशन, रिलेशन, स्टेट ऑफ बीइंग। देखिए अगर आप वर्ब की अगर आप बात करते हैं तो दो बात याद रखें, ये एक्शन को भी क्या करता है, रिप्रेजेंट करता है। अगर हम एक्शन की बातें करें तो एक्शन को आप अच्छी तरीके से समझ सकते हैं। जैसे मैं अभी आप लोगों को पढ़ा रहा हूँ तो मैं क्या कर रहा हूँ, एक्शन परफॉर्म कर रहा हूँ। तो जितना भी एक्शन वर्ड होता है वो सारे एक्शन वर्ड क्या होते हैं, आपके वर्ब होते हैं। जैसे मान लीजिए हमने कहा प्ले, और हमने क्या कहा प्यारे, राइट, और हमने कहा स्पीक, ये सारे आपके एक्शन वर्ड हैं। और इसी एक्शन वर्ड को हम लोग क्या कहेंगे प्यारे, वर्ब भी कहते हैं। लेकिन सिर्फ एक्शन वर्ड ही हमारा वर्ब नहीं होता है, बल्कि अगर मान लीजिए पोजीशन भी ये क्या करता है, दिखाता है। तो अगर आप पोजीशन की बात करते हैं, पोजीशन का मतलब आप तो समझ पा रहे हैं, अधिकार की भी ये बात करता है। जैसे आप देख लीजिए यहाँ पे हमने लिखा कि आई हैव अ पेन, इसमें देखिए आई सब्जेक्ट है, हैव जो है मेन वर्ब है, और ये क्या है, अदर वर्ड है। तो ये जो हैव है ना, ये है मेन वर्ब, लेकिन ये एक्शन नहीं दिखा रहा, बल्कि क्या दिखा रहा है, पोजीशन दिखा रहा है। इसलिए ये पोजीशन को भी क्या करता है, दिखाता है। अगले अगर बात करें, जैसे रिलेशन की हम बात करते हैं बच्चों, रिलेशन का मतलब क्या होता है, आप समझ पा रहे हैं, संबंध को हम लोग क्या कहते हैं, रिलेशन कहते हैं। तो अगर हम वर्ब की बात करते हैं तो ये दरअसल रिलेशन को भी क्या करता है, दिखाता है। लेकिन कैसे रिलेशन को हम समझ सकते हैं, तो मैं बार बार बच्चों से एक ही बात कहता हूँ, बच्चों देखो ग्रामर अगर पढ़ना है तो एग्जाम्पल का सहारा लेना होगा। एग्जाम्पल आपके रूल्स एंड रेगुलेशन को पूरी तरीके से क्या कर देता है, वह दरअसल क्लियर कर देता है। इसलिए जैसे देखिए हमने एक एग्जाम्पल लिखा, हमने कहा कि द किंग हैड 3 क्वींस, राजा बेचारा जो है बड़ा इंपॉर्टेंट आदमी। द किंग हैड 3 क्वींस, आज के ज़माने में एक का खर्चा नहीं उठता, ये 3-3 रख। ये क्या है, सब्जेक्ट है, ये दरअसल मेन वर्ब के रूप में आया है। ये आपका ऑब्जेक्ट या क्या है, अदर वर्ड। तो इसमें देखिए हैड की अगर बात करते हैं तो ये है तो मेन वर्ब का ही पार्ट, लेकिन ये क्या करता है, रिलेशन को शो करता है। किसको शो करता है, रिलेशन को बताता है। अच्छा आप दरअसल बताइए, राजा और उसके 3 पुत्र हैं, तो स्वाभाविक है कि उन तीनों दोनों के बीच में क्या होगा, तीनों लड़के और राजा के बीच में क्या होगा, दरअसल क्या होगा, रिलेशन होगा। तो वर्ब सिर्फ एक्शन को रिप्रेजेंट नहीं करता, ऐसा आप नहीं कहिएगा ना तो धमाल हो जाएगा। ऐसा आपको कहने की जरूरत ना, बल्कि ये क्या करता है, ये दरअसल आपको रिलेशन को भी रिप्रेजेंट करता है। आगे यदि हम बात करें तो दरअसल जो है ये स्टेट ऑफ बीइंग भी होता है। स्टेट ऑफ बीइंग का मतलब हुआ कि अवस्था को भी क्या करता है, बतलाता है। अब आप कहेंगे कि सर ये क्या क्या बतला दिया, आप अवस्था को कैसे समझे? जैसे इस दुनिया में हर एक इंसान की अपनी अवस्था होती है। इस दुनिया में जितना भी ऑब्जेक्ट आप देखते हैं, जितनी भी वस्तु आप देखते हैं,
तो हर वस्तु की भी अपनी क्या होती है, स्टेट होती है, अवस्था होती है। जैसे आप देखिए, अगर मैं कहूँ राम इज इल, राम इज वेरी इल, बहुत बीमार है, तो ये जो इल वाली जो है ना, ये स्टेट, ये दरअसल किसका स्टेट है, तो राम का स्टेट। इस बात को आप ध्यान रखिएगा। और ये स्टेट कौन बतला रहा है, तो ये जो वर्ब है, यही वर्ब क्या करता है, स्टेट को बतलाता है। आगे यदि हम बात करें, जैसे हमने कहा कि द वेदर इज हॉट, द वेदर इज हॉट हमने लिख दिया। अब देखिए ये जो है स्टेट को बतलाता है। तो ये इज की अगर हम बात करते हैं तो ये इसको हम लोग कैसा वर्ब कह सकते हैं, तो स्टेटिव वर्ब कह सकते हैं। एक बात याद रखिएगा, ये स्टेट को क्या करता है, रिप्रेजेंट करता है। और जो स्टेट को क्या करे बच्चों, रिप्रेजेंट करे, तो आज के बाद से याद रख लेना, उसे हम लोग क्या कहते हैं, स्टेटिव वर्ब के नाम से हम लोग जानते हैं। इस बात को ध्यान में रखना है। तो स्टेटिव वर्ब अगर आपसे कोई पूछे तो कहिएगा कि जो वर्ब स्टेट को बतलाता है, किसकी स्टेट, तो दरअसल सब्जेक्ट के स्टेट को क्या करेगा, वह बतलाएगा। इसलिए उसका नाम हमने क्या कहा, स्टेटिव वर्ब कहा। इसी को बहुत सारे लोग क्या कहते हैं, लिंकिंग वर्ब के नाम से भी क्या करते हैं प्यारे, जानते हैं। अब आप कहेंगे कि लिंकिंग वर्ब क्या होता है, तो जो लिंक करता है, जोड़ने का काम करता है। जैसे आप मान लीजिए कभी बैंक वगैरह में गए होंगे, तो वहाँ लिंक जो है कहता है कि फेल हो गए इसलिए पैसे आपको नहीं दे सकते। फिर लिंक मतलब फिर जुड़ाव होता है। उसी प्रकार से इसमें क्या होता है, लिंक होता है। सब्जेक्ट अदर वर्ड के बीच में क्या होता है, जुड़ाव होता है। तो ये जो वर्ब है, यही सब्जेक्ट और अदर वर्ड के बीच में आपस में क्या करता है, जुड़ाव करता है। इसलिए इसका नाम क्या रखा गया, लिंकिंग वर्ब रखा गया। चलिए अगले स्लाइड की तरफ बढ़ते हैं। उम्मीद करते हैं सारी चीज़ें जो है आपको अच्छी तरीके से समझ में आ रही होगी। चलिए अगला जो स्लाइड है उसको देखते हैं हम लोग। आगे यदि हम बात करें ऑब्जेक्ट की, यदि हम बात करें, देखिए ऑब्जेक्ट को बड़े आसानी से हम लोग समझ सकते हैं। जैसे कैसे आप समझ सकते हैं, उसने कहा मान लीजिए कोई नाउन है या मान लीजिए कोई प्रोनाउन है, तो ये जब वर्ब के बाद आते हैं उसी को हम लोग क्या कहेंगे, ऑब्जेक्ट कहेंगे। तो इसमें दो बातें हैं, इसको ध्यान में रखना है। पहली बात जो है नाउन की बात करता है और दूसरी किसकी बात करता है, प्रोनाउन की बात करता है। तो उस बेचारे ने कहा कि जब किसी नाउन या प्रोनाउन को वर्ब के बाद रख दोगे तो वह क्या हो जाएगा, दरअसल आपका ऑब्जेक्ट होगा। जैसे आप देखिए, अगर हम एग्जाम्पल की अगर हम बात करते हैं, इसे दरअसल आप ध्यान में रखिएगा। जैसे हमने क्या कहा, हमने कहा कि राम किल्ड मेनी डियर। अब जरा ध्यान दीजिएगा, राम क्या है, सब्जेक्ट है, ये वर्ब है और ये क्या है, ऑब्जेक्ट। और डियर की अगर बात करते हैं तो ये क्या है बच्चों, नाउन है। तो इसको कहाँ रखा गया, वर्ब के तुरंत बाद इसको रखा गया, इस नाउन को रखा गया। इसलिए इसे हम लोग क्या कर सकते हैं प्यारे, ऑब्जेक्ट कहते हैं। दूसरी एग्जाम्पल की यदि हम बातें करें, जैसे हमने कहा कि आई नो हिम, इसमें आप देखिए आई क्या है प्यारे, सब्जेक्ट है, ये वर्ब है और इसका नाम क्या है, ऑब्जेक्ट। अच्छा एक बात बताइए, हिम क्या है, ये दरअसल आपका क्या है, प्रोनाउन है ना, प्रोनाउन। तो ये वर्ब के तुरंत बाद इसको रखा गया है, इसलिए इसे दरअसल हम लोग क्या कह सकते हैं, ऑब्जेक्ट कह सकते हैं। इसलिए बच्चों मैं आप लोगों से कहता हूं कि आज के बाद से यदि कोई भी आपसे अगर पूछे कि ऑब्जेक्ट क्या है, तो आप कहिएगा कि व्हेन वी पुट नाउन या प्रोनाउन आफ्टर वर्ब इन अ सेंटेंस। जब किसी नाउन या प्रोनाउन को वर्ब के तुरंत बाद क्या करते हैं, हम लोग रखते हैं, उसी को दरअसल हम लोग क्या कहते हैं, ऑब्जेक्ट कहते हैं। अलग अलग लोग अपने अपने हिसाब से ऑब्जेक्ट को डिफाइन करते हैं, लेकिन मेरा जो है सिंपल तरीका है ऑब्जेक्ट को डिफाइन करने का। आगे यदि हम बातें करें, इसी ऑब्जेक्ट की यदि आप बात करते हैं, देखिए ये जो ऑब्जेक्ट है इसे दो तरीके से हम लोग क्या करते हैं, पढ़ते हैं। एक जो होता है उसे हम लोग डायरेक्ट ऑब्जेक्ट कहते हैं और एक दूसरा होता है जिसे हम लोग क्या कहते हैं, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट कहते हैं। इस बात को ध्यान से रखिएगा। देखिए पहला क्या है, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है और दूसरे को हम लोग क्या कहते हैं प्यारे, उसे दरअसल हम लोग इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट कहते हैं।
अब आपके जहन में एक सवाल उठ रहा होगा, आप कहेंगे कि सर अभी तो आपने कहा कि देयर आर टू काइंड्स ऑफ ऑब्जेक्ट, डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। तो अगर मान लीजिए आपसे कहा जाए कि डायरेक्ट ऑब्जेक्ट क्या हो सकता है, और आपसे यदि कहा जाए कि इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट क्या हो सकता है, क्या आप इसे डिफाइन कर सकते हो? तो मैं डिफाइन उफाइन के चक्कर में नहीं पड़ता, मैं हमेशा आई ऑलवेज टॉक अबाउट कंसेप्ट, मैं हमेशा कंसेप्ट की बात करता हूं बच्चों। तो अगर हम डायरेक्ट ऑब्जेक्ट की यदि हम बात करते हैं, समझ पा रहे हो मेरी बात? तो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट क्या है इसको दरअसल देखिए, जैसे कि एग्जाम्पल हमने लिया, देखिए ध्यान से, अभी आपको समझ में आ जाएगा। ही गेव मी अ पेन, देखिए इसमें आप ध्यान रखिएगा, दो ऑब्जेक्ट है, ये देखिए एक ऑब्जेक्ट है और ये क्या है, दूसरा ऑब्जेक्ट। लेकिन मुद्दा क्या रखा हुआ कि डायरेक्ट ऑब्जेक्ट क्या हो सकता है, और उसने मुद्दा क्या रखा बच्चों कि इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट क्या हो सकता है। तो इस बात को याद रखिएगा। ये देखिए, ये इसका जो यूज होता है लिविंग थिंग के लिए करते हैं। जैसे अगर मान लीजिए मी की बात करते हैं, यू की बात करते हैं, ही की बात, हिम की बात करते हैं, सॉरी हाँ, ही की अगर हम बात करते हैं, तो इन सब का यूज जो होता है पर्सनल प्रोनाउन, तो पर्सन के लिए किया जाता है, ये बात आप याद रखें। तो और ये जो है दरअसल ये आपका नॉन लिविंग थिंग, इसको दरअसल आप ध्यान में रखिए, ये क्या है प्यारे, नॉन लिविंग थिंग है। तो यहां समझने वाली बातें हैं कि डायरेक्ट ऑब्जेक्ट और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट में क्या है। तो देखिए जो नॉन लिविंग थिंग है इसी को हम क्या कहते हैं, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट कहते हैं, ठीक है, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट कहते हैं। और जो लिविंग थिंग है इसको हम लोग क्या कहेंगे प्यारे, इसको दरअसल हम लोग इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट कहेंगे। ये बातें आपको समझ में आ गई। डायरेक्ट ऑब्जेक्ट का मतलब हुआ कि जो नॉन लिविंग थिंग है उसे हम लोग क्या कहेंगे, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट कहेंगे, और जो लिविंग थिंग है उसे दरअसल हम लोग क्या कहेंगे प्यारे, उसे हम लोग इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट कहेंगे। एक बात और समझने वाली बात है कि अगर डायरेक्ट ऑब्जेक्ट में क्या है, क्या से प्रश्न क्या, एक सेकेंड, तो इसमें क्या से प्रश्न किया जाता है, क्या मतलब व्हाट से क्या प्रश्न किया जाता है। जैसे मान लीजिए मैं अगर आपसे पूछूं कि उसने मुझे क्या दिया, तो आप कहेंगे कि अ पेन दिया, वही क्या हो जाएगा, आपका डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होगा। उसे हम लोग क्या कहेंगे बच्चों, उसी को हम लोग डायरेक्ट ऑब्जेक्ट कहेंगे, ठीक है ना। अब यहाँ सवाल है कि किसको दिया, तो मुझे दिया। यहाँ देखिए अगर इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट में हम क्या करते हैं, हम लोग हुज का प्रयोग करते हैं, किसका यूज करते हैं, हुज का यूज करते हैं। किसको दिया, तो मुझे वह दिया, तो ये मुझे क्या हो जाएगा प्यारे, ये दरअसल आपका इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो जाएगा। सिंपल तरीका है, इस बात को याद रखिएगा, बड़ा आसान तरीका है बच्चों। कि लिविंग थिंग बराबर क्या हो जाएगा प्यारे, लिविंग थिंग बराबर क्या होगा, ये दरअसल आपका लिविंग थिंग बराबर इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होगा, और लिविंग नॉन लिविंग थिंग बराबर क्या हो जाएगा प्यारे, ये दरअसल आपका डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होगा। क्या हो जाएगा, एक सेकंड, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होगा। क्या होगा उसे प्यारे, इसी को हम लोग क्या कहते हैं, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट कहते हैं। मैं उम्मीद करता हूँ ये चीज़ें आपको समझ में आ रही होगी, बहुत बेहतर तरीके से समझ में आ रही होगी। एक और तरीका है जिससे आप ऑब्जेक्ट को क्या कर सकते हैं, आइडेंटिफाई कर सकते हैं। कैसे ऑब्जेक्ट को आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं, इसको दरअसल ध्यान में रखना है। किसी भी सेंटेंस में अगर आपका ऑब्जेक्ट, तो जनरली तो वर्ब के बाद में आपका ऑब्जेक्ट या कंप्लीमेंट होगा, ये बात समझते हैं। लेकिन एक और तरीका है जिसमें क्या है, एक व्हाट है, व्हाट का मतलब क्या होता है, और दूसरा क्या है प्यारे, होम है, इस होम का मतलब क्या है, किसको होता है। तो याद रखिएगा ये दो WH वर्ड को आप यूज करके किसी सेंटेंस के ऑब्जेक्ट को आप क्या कर सकते हैं, पता कर सकते हैं। एंड वेट फॉर वाइल, थोड़ी समय वेट कर, अब छोड़ता हूं मैं क्लास को। तो क्या है, व्हाट लगाइएगा और होम लगाइएगा, तो ये दोनों को यूज करके किसी सेंटेंस में आपका ऑब्जेक्ट है या किसी सेंटेंस में आपका ऑब्जेक्ट नहीं है, तो आप बड़े आराम से क्या कर सकते हैं, उसके बारे में आप पता लगा सकते हैं। अब आप कहेंगे कि सर दरअसल आप बताइए
कैसे, तो इसको एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं। जैसे हमने यहाँ लिखा बच्चों क्या, आई प्ले क्रिकेट, तो इसमें आप व्हाट से क्या करिएगा, प्रश्न लगाइएगा, प्रश्न करिएगा, व्हाट का मतलब क्या। जैसे अगर यहाँ प्रश्न अगर आपको पूछना हो कि मैं क्या खेलता हूँ, तो आप क्या करोगे, मैं क्रिकेट खेलता। देखो यहाँ पर क्रिकेट निकल कर आ गया, है ना। इसी को हम लोग क्या कहेंगे प्यारे, इसे दरअसल ऑब्जेक्ट कहेंगे। समझ में आ रही है बातें। दूसरा आप देख सकते हैं, ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट, और इसे भी बड़े प्यार से बड़े आराम से इसे क्या कर सकते हैं, हम लोग इसे दरअसल समझ सकते हैं। जैसे आप दरअसल देखिए, अगर हमने कहा कि आई लाइक यू, लिख दिया हमने, अब इसमें प्रश्न वाट से तो प्रश्न बनेगा नहीं, क्योंकि ये गलत हो जाएगा। वाट से आप कोशिश भी नहीं करिएगा कि वाट से दरअसल आपका प्रश्न क्या होगा, यहाँ बनेगा, वाट से नहीं होगा। तो जब वाट से नहीं होगा तो हम क्या करेंगे बच्चों, होम से प्रश्न करेंगे, करेंगे ना जी। तो होम डू आई लाइक, मैं किसको पसंद करता हूँ, तो देखो मैं तुमको पसंद करता हूँ, इसलिए क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्ट हो जाएगा। तो जनरली परसेप्शन है बच्चों, इफ यू वांट टू आइडेंटिफाई द ऑब्जेक्ट ऑफ द गिवन सेंटेंस, अगर कोई सेंटेंस दिया गया है उसमें से यदि आप ऑब्जेक्ट को क्या करना चाहते हैं, आइडेंटिफाई करना चाहते हैं, आप उसको यदि पहचानना चाहते हैं, तो आप इस तरीके से क्या करेंगे, आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं। तो जिनको स्क्रीनशॉट लेना आप ले लो, और आप लोग क्या करो, कॉपी में तो लिख लिए हो ना, जिनका छूटा हुआ है आप लोग क्या करोगे, इसमें नोट करते चल रहे हो। चलिए बहुत अच्छी बात है कि आप लोग साथ साथ में क्या कर रहे हैं, नोट कर रहे हैं। मुझे बहुत ज़्यादा खुशी हो रही कि आप लोग साथ साथ में नोट कर रहे हैं। जियो मेरे बहादुर शेरो, इसी तरीके से जीते रहो। चलिए बाकी ऑनलाइन वाले आप देख सकते हैं, इसको नोट कर सकते हैं, है ना। चलिए आगे यदि हम बढ़ें, उसको दरअसल आप देख सकते हैं, एक और है इसमें आज हम लोग पढ़ेंगे। 1 सेकेंड, पेन जरा इधर। अब देखिए, एक बच गया आपका सब्जेक्ट तो हो ही गया, और दूसरी बात क्या हो गई, एक प्रेडिकेट हो गई। इसको भी दरअसल समझ लेते हैं, छोड़ेंगे अभी क्लास, हम छोड़ेंगे छोटा सा हिस्सा, इसे भी दरअसल हम लोग समझ लेते हैं बड़े आराम से, बड़े प्यार से, इसे भी हम लोग क्या करेंगे, समझ लेते हैं। तो सब्जेक्ट तो आप सभी लोग समझ चुके हैं। जैसे सब्जेक्ट में हमने क्या कहा था, किसी पर्सन की बात होगी और किसी थिंग के बारे में बात करें, और दूसरा परसेप्शन बताया था कि अगर हम डूअर ऑफ द एक्शन की अगर हम बात करते हैं, तो वह दरअसल क्या होता है, सब्जेक्ट होता है। प्रेडिकेट का मतलब होता है टू लीव सब्जेक्ट, टू लीव सब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट को छोड़कर सेंटेंस का जो शेष हिस्सा होता है, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, प्रेडिकेट कहते हैं। तो इसे हम लोग क्या कह सकते हैं, प्रेडिकेट। प्रेडिकेट को कैसे आप डिफाइन कर सकते हैं, तो आप अपने लैंग्वेज में उसे क्या करेंगे, डिफाइन कर सकते हैं। प्रेडिकेट को क्या करेंगे, अपने लैंग्वेज में क्या करेंगे, डिफाइन कर सकते हैं। ठीक है ना, कि भाई सब्जेक्ट को छोड़कर सेंटेंस का जो शेष हिस्सा होता है, जैसे हम यहाँ लिख सकते हैं कि द रेस्ट पार्ट ऑफ अ सेंटेंस, क्या लिखेंगे प्यारे, द रेस्ट पार्ट ऑफ अ सेंटेंस। ठीक है, द रेस्ट पार्ट ऑफ अ सेंटेंस इज कॉल्ड प्रेडिकेट। इसको छोड़कर बाबू तो कहेंगे कि सर सब्जेक्ट को छोड़कर, टू लीव सब्जेक्ट। ये बातें आपको समझ में आ रही है। जैसे आप एग्जाम्पल से आप दरअसल समझ सकते हैं। जैसे यहाँ पर हमने बड़ा प्यारा एग्जाम्पल लिया, और इस एग्जाम्पल के माध्यम से आप क्या कर सकते हैं, इसे बड़े आराम से आप क्या करेंगे, समझ सकते हैं। और इसे समझना जो है बड़ा आसान है समझना, इसलिए आई ऑलवेज बिलीव इन कंसेप्ट। मैं हमेशा कंसेप्ट में विश्वास करता हूँ, इसलिए वही चीज़ें मैं आपको बताऊंगा, आलतू फालतू वाली चीज़ें नहीं, बकवास वाली चीज़ें नहीं बताऊंगा आपको। ये बात आप समझिए, जो कंसेप्ट है उसी कंसेप्ट को मैं बताऊंगा। समझ में आ रही बात है ना। ये नहीं कि मैं खुद ही पढ़ूंगा खुद ही समझूंगा, मेरी बात आप समझ पा रहे हैं ना। तो खुदे पढ़ना और खुदे समझना ये मेरी फितरत है नहीं, क्योंकि आप लोगों को ऐसे मैं नहीं पढ़ाता, बड़ी मेहनत करनी पड़ती है, बहुत सोचना पड़ता है, उसके बाद ही मैं क्या कर पाता हूँ, क्लास ले पाता। तो अगर मैं सोच नहीं पाता, उस तरीके से डीलिंग मैं नहीं कर पाता, कैसे मैं डील कर पाऊंगा, है ना। तो वैसा नहीं है, वैसा नहीं सोचना है ना। कभी भी मुझे आप ये करते हुए नहीं देखोगे, आप डाइवर्सन वाला स्थिति नहीं देखोगे।
कंसेप्ट के माध्यम से आप चीज़ों को पढ़िए। इतना बोलने के लिए मुझे 1 से 1.5 घंटा मेहनत करना पड़ता है, तब जाकर आप इन सारे बच्चों के सामने मैं अपने आप को क्या कर पाता हूँ, रिप्रेजेंट कर पाता हूँ। इसलिए मेहनत तो करना पड़ेगा। दूसरा, हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं है। देयर इज नो एनी अदर ऑप्शन इन आवर हैंड कि आप उसको अपना कर तुरंत आग। मेहनत तो करना पड़े। मैं भी कर रहा हूँ, आप सभी के साथ साथ मैं भी मेहनत कर रहा हूँ। कॉन्सिक्वेंस की चिंता नहीं करना बाबू, ना ना ना। आउटकम के बारे में कभी ना सोचिए, वो जो होना है वो होते रहेगा। आप अपना ईमानदारी से काम करते रहिए, फल जिसको देना है वो देगा, वो अवश्य देगा, उसमें कोई दिक्कत वाली बातें नहीं। इसलिए याद रखिए, जैसे हमने कहा यहाँ पर कि अगर हमने कहा कि सीता इज गोइंग टू शिमला, यहाँ देखिए बोर्ड पे देखिए ध्यान से, सीता इज गोइंग टू शिमला, ठीक है। तो सीता तो ये आप जानते हैं ये क्या हो गई, सब्जेक्ट हो गई, और इस पार्ट का नाम क्या हो गया, इसी को तो हम प्रीडिकेट कहते हैं। क्या कि सब्जेक्टवा को छोड़कर बाकी जो सेंटेंस का हिस्सा होता है उसे दरअसल हम लोग क्या कहते हैं प्यारे, उसी को दरअसल हम लोग प्रीडिकेट कहते हैं। जैसे आप देख लीजिए, एक और मैं लिखता हूं कि द पीएम अराइव्स इन पटना टुमारो। अब जरा ध्यान में रखना, कंफ्यूज नहीं होना बच्चों। द पीएम क्या हो जाएगा प्यारे, ये सब्जेक्ट हो जाएगा, और इस पार्ट का नाम क्या हो जाएगा, इसी को हम क्या कहेंगे प्यारे, प्रेडिकेट कहेंगे। इसलिए हमने क्या कहा कि सब्जेक्ट को छोड़कर सेंटेंस का जो शेष हिस्सा होता है ना, उसी को हम क्या कहते हैं प्यारे, उसे दरअसल हम लोग प्रेडिकेट कहते हैं। तो इसमें आप देख सकते हैं ये क्या है प्यारे, ये सब्जेक्ट है, और बाकी क्या है, इसके रेस्ट पार्ट, इसके दरअसल शेष हिस्से हैं, इसीलिए इन सब को हम क्या कहते हैं, प्रेडिकेट कहते हैं। तो अब कंफ्यूजन में जो है बच्चों आपको नहीं पढ़ना है, क्योंकि कंफ्यूजन में पढ़ेंगे तो फिर मामला गड़बड़ हो जाएगा। कंसेप्ट हमेशा ध्यान में रहना चाहिए। समझ पा रहे हो ऑफलाइन वाले? तो क्या हुआ कि द रेस्ट पार्ट ऑफ द सेंटेंस इज कॉल्ड प्रेडिकेट टू लीव सब्जेक्ट। यदि सब्जेक्ट को छोड़कर सेंटेंस के शेष हिस्से की अगर बातें की जाती है, उसी को हम लोग क्या कहते हैं प्यारे, उसे दरअसल प्रेडिकेट कहते हैं। तो चलिए आज के क्लास को हम लोग यहीं पर पोस्टपोन करते हैं, यहीं पर हम लोग पॉज करते हैं, क्योंकि मैं भी आई हैव बिकम वेरी टायर्ड, मैं भी बहुत ज़्यादा थक चुका हूँ। तो चलिए अब अगले क्लास के हम लोग वेट करते हैं, और बाकी जो चीज़ें होगी हम लोग अगले क्लास में डिस्कस करेंगे। ये आज का जो क्लास है इसमें मैंने बेसिक चीज़ों के बारे में डिस्कस किया। आपके जो सिलेबस है उस सिलेबस में जो भी मेंशन है हर चीज़ के बारे में मैं आपको क्या करूँगा, पढ़ाऊँगा। तो चलिए आप लोगों से मैं मिलता हूँ अगले वीडियो में, और थैंक यू वेरी मच टू ऑल। और ऑफलाइन वाले बच्चे भी, आप सभी को भी मैं कह रहा हूँ, आप सभी को भी मेरे तरफ से बहुत सारी क्या शुभकामनाएं। विश यू बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू वेरी मच।